बेरमपुर मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिनों के बाद मित्रों से मिलना हो रहा है। बहुत आनंद आएगा। अरे मदन कहाँ जा रहा है इस समय? पिताजी, मेरे मित्रों से इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो सुबह होने पर वापस नगर चले जाएंगे। अरे तुझे पता नहीं क्या, आज शनिवार की रात है। आज के दिन निशिलो गांव में घूमते हैं। पिताजी, चाहे निशिर मोलो आए या नरकासुर, मुझे आज मेरे मित्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुमको उनके कदमों की आहट सुनाई दे और उनका वो मंत्र जिसको वो दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बिना देखे किसी ऐसी जगह छिप जाना जहां से ना वो तुमको देख सके ना तुम उनको। और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए, उनके सामने नहीं आना। वो चार भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत को उठाए होते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। मुझे पता है पिताजी, अब मैं चलता हूं। ये कहकर मदन घर से निकल गया। लेकिन उसके पिता के चेहरे पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। निश्मोलो आ जाएंगे और साथ ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसे जंगल की तरफ एक पगडंडी वाला रास्ता नजर आया। यहां से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। यहीं से आगे बढ़ता हूं। बिना ज्यादा सोचे वो जंगल के अंदर बने उस पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मिलकर खूब मदिरापान भी करेंगे। तभी उसे भारी कदमों की आहटों के साथ कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वह एकदम से चौंक पड़ा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। हे भगवान! वो जल्दी से झाड़ियों की तरफ भागा और उनमें छिपकर बैठ गया। वो झाड़ियों के ऊंट में बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। वो आवाजें अब और ज्यादा साफ होने लगी थीं। उसे यकीन था कि अब वो लोग उसके करीब ही आ रहे हैं। उसने धीरे धीरे छुपकर अपनी एक आंख से उनको देखा और वो हैरान रह गया। बस, बम बम बश बम बम बश बम बम बश बम बम बश। हे भगवान, मैंने इन्हें देख लिया। मदन पूरी तरह से झाड़ियों में छिप गया और कुछ देर अपनी सांस तक रो के वहां छिपा रहा। फिर उसने धीरे से झांक कर देखा तो अब वो लोग कहीं नजर नजर नहीं आ रहे थे। लगता है चले गए। वो वहां से निकला और दोनों तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। शुक्र है भगवान। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे फिर से वही आवाजें अपने ठीक पीछे से सुनाई देने लगीं। उसने एक झटके से पलटकर देखा तो वो चारों ताबूत वाले शख्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। बम बम बस बम बम बस बम बम बसम। इस तरफ जब देर रात भी मदन वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। उसने गांव के एक आदमी विपुल को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। काफी देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके कदम रुक गए और आंखें खौफ से फट पड़ीं। उन्होंने मदन को रहस्यमय परिस्थिति में पाया। उसके चेहरे पर डर और आंखों में खौफ ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे उसने हादसे से पहले बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। मदन 400 साल बाद अंधेरा जंगल, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और कोहरा। मेघना उनके बीच अकेली खड़ी थी। कोई है क्या? यहां कोई है? उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके सवाल का कोई जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ टपकने की टपटप की आवाज अब उसे बराबर आ रही थी। मैं यहां क्या कर रही हूं? कौन लाया है मुझे यहां पर? वो खुद को वहां पाकर बहुत परेशान थी। तभी उसने देखा कि कोई चीज उड़ती हुई उसी की तरफ आ रही है। वो उसे हैरानी से देखने लगी। पास आने पर पता चला कि वो कोई विशालकाय भयानक पक्षी था। बचाओ! मेघना उससे बुरी तरह से डरकर भागने लगी और वो उसका पीछा कर रहा था। मेघना ने उसे पीछे पलटकर देखा तो वो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मेघना एक पेड़ से टकराई। उसने देखा कि उस पेड़ से हरे रंग का पानी टपककर नीचे गिर रहा था। मेघना उस हरे पानी को गौर से देख रही थी। तभी, अरे ओ मेघना, उठ जा यार, कब तक सोएगी? मेघना आंखें मलते हुए नींद से जागी। उसने देखा कि सुबह के 9 बजे बज चुके थे। ओ शेट, हम तो लेट हो गए। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेघना अपनी एक पार्टनर इशिता के साथ दिल्ली में रह रही थी, जहां वो एक लैब में काम किया करती थी। दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपनी लैब के लिए निकल गई। तेरा ऑमलेट खाकर मेरा पेट खराब हो चुका है। रोजाना कच्चा ही बना कर देती है। शुक्र मना कि कच्चा भी खाने को मिल तो रहा है। तेरे भरोसे रहेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाला। सो कर ही 9 बजे उठती है। ये दोनों लैब में पहुंची और वहां जाते ही इशिता के पास प्रोफेसर जयदेव की कॉल आई। तुम दोनों ने इस बार बहुत समय ले लिया है। जो एंटीडोट बनाने का काम तुमको दिया था वो पूरा करोगे या नहीं? प्रोफेसर साहब, बस ये समझ लीजिए कि काम होने ही वाला है। आप हमें 3 दिन का समय और दीजिए। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। तो इतने दिनों से प्रोफेसर को घुमा रही है। आखिर तू ये एंटीडोट तैयार करेगी कैसे? ये सुनकर इशिता ने एक किताब निकाली। यार देख,
ये किताब इसमें बहुत से ऐसे लिक्विड के बारे में लिखा है जिनकी कहानी पुरानी दंत कथाओं और लोक कथाओं से जुड़ी है। तो तू कहना क्या चाहती है? मुझे इस किताब में बहुत ही अनोखे लिक्विड के बारे में पता चला है जिसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। हम उस लिक्विड का टेस्ट करेंगे और अगर वो हमारे काम का निकला तो उसे यूज भी कर सकते हैं। मृत्युंजय अमृत, देख, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूं। ये सब बातें बकवास होती हैं। अरे देख तो सही, इस पेड़ से हर पूर्णमासी की रात ये हरा लिक्विड टपकता है। तभी मेघना ने देखा कि उस पन्ने पर किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में लिखा था और उसमें ठीक वही पेड़ दिखाया गया था जो मेघना रोजाना अपने सपने में देखा करती थी। मतलब उस हरे पानी की बात ही इस किताब में लिखी थी। हे भगवान, क्यों हिला डाला ना? है ना इंटरेस्टिंग? मेघना ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, तो हम दोनों कल ही बीरमपुर गांव के लिए निकलते हैं। ये दोनों अगली सुबह ही बस से बेरमपुर के लिए निकल गए। वैसे एक बात बता, तू मेरे साथ वहां जाने के लिए एक ही बार में कैसे राजी हो गई? मेघना ने सच को छिपाते हुए कहा। ऐसी अनोखी चीज देखने के बाद भला कौन नहीं होगा जो इसको देखना नहीं चाहेगा? ओ, ये हुई ना बात। मैंने तुझे पार्टनर बनाकर कोई गलती नहीं की। ये दोनों 5 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरी। इनके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था बीरमपुर इशिता। और मेघना ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो अचानक से मौसम बदला। सूरज मानो बादलों के पीछे छिप गया और एक हवा अपने साथ आंधी ले आई। अरे वाह, गांव का मौसम तो बहुत ठंडा है। इधर गांव के लोग भी अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, अभी तक तो काफी गर्मी थी, ये अचानक आंधी कहां से आ गई? मुखिया जी, लगता है बारिश भी जरूर आएगी। इधर मेघना और इशिता दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रही थीं।